अभी पाकिस्तान उस ट्रेन हाईजैक से उबरा भी नहीं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक और अटैक कर दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम कर रही है कि इसमें 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स की जान गई है, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी आर्मी ने इस क्लेम को डिनाई कर दिया है और उनके हिसाब से केवल 5 पैरामिलिट्री के जवान जो हैं पाकिस्तानी आर्मी के वो मरे हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है। जब पूरी तरीके से बालाकोट स्ट्राइक की गई थी, जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तब भी वो डिनाइबिलिटी मोड में आ चुके थे। देखो, जब तुम किसी चीज को प्रूव ना कर पाओ ना तो डिनाई कर दो, और ये पाकिस्तानी आर्मी का पुराना टैक्टिक रहा है और वो बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ भी सेम टैक्टिक अपना रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिसेंट हुए अटैक के बारे में नहीं है, वो इस क्लेम के ऊपर है जो पाकिस्तानी आर्मी लगा रही है। पाकिस्तानी आर्मी को देखकर एक चीज याद आती है, या पूरे पाकिस्तान को देखकर ही एक चीज याद आती है। एक मुहावरा है जिसे हम बोलते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये जो रिसेंटली पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, इसके तुरंत बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसका कहना था कि इसमें इंडिया का हाथ है। और उसके 2 दिन बाद पाक आर्मी बोल रही है कि इस ट्रेन हाईजैक के अंदर जो वेपन्स यूज किए गए हैं वो इंडियन वेपन्स हैं। आप समझ पा रहे हो कि मतलब एक ऐसा देश जो खुद टेररिज्म का गढ़ है, वो हमको बोल रहा है कि हम उसके देश में टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस मजाक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जो पाक के क्लेम्स हैं, ये बिल्कुल ही बोगस और डिस्कार्ड करने लायक हैं। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें बलूचिस्तान के अंदर कुछ इंटरफेरेंस करना होता तो वो हम तब करते जब बलूचिस्तान को एनेक्स किया गया था 1948 में। दूसरी चीज, कैसे बलूचिस्तान के अंदर हो रही एट्रोसिटीज और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बावजूद ग्लोबल मीडिया कान पे हाथ रख के बैठा है, सांप सूंघ गया है पूरी ग्लोबल मीडिया को, और कोई भी इस न्यूज को कवर करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पैलेस्टीन्स की तरफ सबकी नजर है, ऑल आइज ऑन रफा है, लेकिन देयर इज नो आई विच इज लुकिंग टुवर्ड्स द एट्रोसिटीज विच आर हैपनिंग इन बलूचिस्तान, राइट? इतने पिछले 70-80 सालों से जो पाकिस्तान करता हुआ आया है बलूचिस्तान में, और उसके बाद भी क्यों जनता उसके लिए आवाज नहीं उठा रही, क्यों ग्लोबल मीडिया उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रही, उसके ऊपर भी हमें इसमें डिस्कशन करना है, अलॉन्ग विद कि कैसे इंडिया नहीं इंटरफेयर कर रहा और ये जो सारे क्लेम्स लगाए गए हैं, ये जो सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये केवल बेबुनियाद हैं, इनके पीछे कोई प्रॉपर एविडेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा हमें देखने को मिल रहा है, जैसा मैंने आपसे बोला कि पाकिस्तान लिंक कर रहा है हाईजैकिंग को अफगानी हैंडलर्स और इंडियन मास्टरमाइंड से। सीधा सीधा बोला है उन्होंने कि इंडियन वेपन्स यूज किए गए हैं इस हाईजैक के अंदर। अब इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सीधा सीधा जवाब आया है कि हम पूरी तरीके से इस बेसलेस एलिगेशन को रिजेक्ट करते हैं जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर लगाया है। दूसरी चीज, पूरी दुनिया को पता है कि ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर कहां है, राइट? और पाकिस्तान को अपनी अंतर जो इंटरनल इश्यूज हैं उन पे फोकस करना चाहिए, रेदर देन ये ब्लेम गेम खेलने की जगह ये जो प्रोजेक्शन कर रहे हो आप, ये जो ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला एटीट्यूड छोड़कर अपने ऊपर फोकस करो, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो बल्कनाइज हो जाओगे, नहीं तो 3-4 हिस्सों में टूटे हुए दिखोगे। ये जो रस्सी जल गई है ना, जो बची कुची है, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम पे वो ग्लोबल टेररिज्म के इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान वो देश है जहां लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद बैठा हुआ है, जहां जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर बैठा हुआ है, जहां अबोटाबाद में उसामा बिन लादेन को असैसिनेट किया गया था। तो आप समझ पा रहे हो ये सारे कहां बैठे हुए हैं? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में, मसूद अजहर पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म का हब कौन है। तो आपसे एटलीस्ट टेररिज्म का ज्ञान लेने की हमें जरूरत नहीं है। वी आर अ सोवरेन कंट्री, अ रेस्पेक्टफुल कंट्री। एक बोगस स्टेट नहीं है, एक रोग स्टेट नहीं है, ना ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर हमें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है कॉज ऑफ टेरर फंडिंग। वो आप हैं, हम नहीं हैं। तो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाने से पहले पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि पहले वो अपने इंटरनल इशू सुलझाए, उसके बाद वो इधर उधर ब्लेम शिफ्टिंग करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वो ब्लेम शिफ्टिंग करता रहा तो ये जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले ट्रेन हाईजैक, उसके बाद फिर मिलिट्री कॉन्वॉय पर अटैक, और कल ही आपको एक सुसाइड बॉम्बर भी अटैक करता हुआ दिखा है मिलिट्री बेस कैंप के अंदर घुसकर। तो अगर आप खुद पे फोकस नहीं करोगे ना, केवल हर जगह कश्मीर भारत करते रहोगे, तो आपकी वही हालत होगी जो आज की डेट में आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे, ये जो क्लेम है पाकिस्तान का कि बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है इंडिया,
और पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, यह क्यों बोगस है और इसे पूरी तरीके से क्यों डिस्कार्ड किया जा सकता है? इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखो 1948 में जो कलत था, जिसे हम आज के डेट में बलूचिस्तान बोल रहे हैं, जो खान ऑफ कलत थे, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि यार हमें अपने साथ जोड़ लो। मतलब बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस टाइम पे नेहरू जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। और बलूचिस्तान को जिस तरीके से नेहरू जी ने टैकल किया था, इसे एक ब्लंडर बोला जाता है, इक्विवेलेंट टू इंडो चाइना वॉर एंड कश्मीर ब्लंडर, राइट? जो कश्मीर में हम यूएन चले गए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज की डेट में अगर हमें देखने को मिल रहा है, उसी टाइम पे रिजॉल्व कर लिया जाता तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। सिमिलरली बलूचिस्तान को भी भारत में मिलाने का पूरा पूरा मौका था, लेकिन नेहरू जी ने वो पूरी तरीके से हाथ से जाने दिया। कैसे जाने दिया? 1946 के अंदर अहमद यार खान, उन्होंने भारत की हेल्प मांगी कलत की इंडिपेंडेंस के लिए, यानी बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए। नेहरू जी ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहां तक कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो एक्सेशन के पेपर्स भेजे गए थे भारत, उनको वापस भेज दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि बलूचिस्तान को अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो वो ब्रिटिशर से मांगे, भारत से ना मांगे, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट रहना तो इंपॉसिबल है और भारत उनको सपोर्ट कर नहीं सकता। तो उन्हें किसकी हेल्प लगेगी? ब्रिटिशर्स की हेल्प लगेगी। एंड इवेंचुअली क्या देखने को मिला मुझे? 1948 में पाकिस्तान ने खान ऑफ कलत को जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया और इवेंचुअली बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया। अब आप खुद सोच के देखिए, जब हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को अपने अंदर मिलाने का, हमने तब नहीं मिलाया। और आज की डेट में ना मेरे इससे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी, मैं इनडायरेक्टली इंटरफेयर क्यों करूंगा? मैं पाकिस्तान नहीं हूं। भारत एक रोग स्टेट नहीं है, भारत एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। इंटरनेशनल एरिना में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। यूएनएससी के परमानेंट सीट के लिए फाइट कर रहा है वो। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट? और मेजॉरिटी ऑफ द जो ग्रुपिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, उसमें जो पूरा ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लीडरशिप रोल में है। मैं कोई ऐसा देश नहीं हूं जो जगह जगह आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता घूम रहा है, कभी सऊदी के सामने हाथ फैलाता घूम रहा है, कभी चाइना से भीख मिल गई तो चाइना से ले ली, कभी अमेरिका से भीख मिल गई तो कभी अमेरिका से ले ली। आप अपने स्टेटस को देखो और इंडिया को देखो, उसके बाद किसी तरीके के स्टेटमेंट देने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी वैसे ही खत्म है। आप पे वैसे भी कोई भरोसा नहीं करता, रोग स्टेट्स पे वैसे भी बिलीव नहीं किया जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली बलूचिस्तान के अंदर एट्रोसिटीज की हैं। मतलब ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आप हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, इससे पहले आप ये एनालाइज करने की कोशिश करो कि आप खुद क्या कर रहे हो बलूचिस्तान में पिछले 70-80 सालों से। एमनेस्टी की एक रिपोर्ट आई थी 2011 के अंदर, जिसमें बोला गया था कि जिस लेवल की एट्रोसिटीज आपको पाकिस्तान में होती हुई दिखी हैं, बलूचिस्तान में होती हुई दिखी हैं, वो वर्दी हैं पूरे ग्लोबल अटेंशन के, लेकिन फिर भी उसको ग्लोबल अटेंशन नहीं दिया जा रहा। 2011 की न्यूज है कि 4 महीने के अंदर 90 बलोच एक्टिविस्ट को मार दिया गया था, जिसके अंदर टीचर्स, स्टूडेंट और बाकी गवर्नमेंट वर्कर्स भी इंक्लूडेड थे। और उसके बाद से कंटिन्यूअसली आपको ये एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन एट्रोसिटीज पे कोई नजर नहीं डाल रहा। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि जो वो गलती कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो कारण है इस रिबेलियन का, वो कारण है इस बगावत का। रेदर देन वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? अभी इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। जब भी कोई चीज आती है, जब भी पाकिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकलता है? जी, इंडिया को ब्लेम कर दो। हम अकाउंटेबल नहीं है, हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरी जनता मर रही है, मरने दो, मेरे मिलिट्री ऑफिसर्स मर रहे हैं, मरने दो। ब्लेम किसको करना है? इंडिया को करना है। अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। और यह सबसे बड़ी खासियत होती है किसी भी रोग स्टेट की, और पाकिस्तान से बड़ा रोग स्टेट आपको देखने को मिलेगा नहीं। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखो, वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, कि जिस तरीके से वहां एक पीएम, एक पिछले 70-75 सालों में तुम्हारे देश में एक पीएम 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया आपने। खुद को तुम डेमोक्रेसी कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मतलब बेसिकली आप अपने आप को डेमोक्रेसी बता रहे हो। चला तुम्हें मिलिट्री रही है, पाकिस्तानी आर्मी रही है, और आज की डेट में उसका आउटकम आपको देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर एट्रोसिटीज की हैं, ये उसका कारण है कि कंटिन्यूअसली आपको अपराइजिंग्स और इंसर्जेंसीज आपको बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में देखने को मिलती हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, बीएलए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आखिर है क्या, और क्यों ये नाक में दम कर रही है पाकिस्तानी आर्मी के, और ये आखिर चाहती क्या है? देखो 1948 में, 1948 में जब बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया गया था, तब से लेकर आज तक टोटल 5 अपराइजिंग्स हो चुकी हैं। 1973 में एक थे जनरल टिक्का खान। उस जनरल टिक्का खान ने बलोच के अंदर जेनोसाइड मचाया था। मतलब इतने ज्यादा लोग मारे थे कि उसे बुचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कैंसिल हटा दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और पाकिस्तानी आर्मी ने जो दहशतगर्दी फैलाई थी वहां, पाकिस्तानी आर्मी ने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए थे, उसका कोई मुकाबला नहीं है।
बांग्लादेश में किया, बलोचिस्तान में किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जब बात आती है तो उन्हें कश्मीर याद आता है। वो अपने देश में जो कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ जो कर रहे हैं, वो उन्हें याद नहीं आता, और इवेंचुअली वो ब्लेम किसको करते हैं? इंडिया को ब्लेम कर देते हैं। एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज इंडिया, ब्लेम एवरीथिंग ऑन टू इंडिया। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इंडिया हैव सो मेनी थिंग्स टू डील विद। हमें केवल एक ही चीज का राग नहीं आता, वी आर नॉट अ स्टक ग्रामोफोन लाइक पाकिस्तान, जिसके पास या तो कश्मीर है, और कश्मीर में थोड़ी सी चुप्पी इसलिए साधी हुई है क्योंकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसे सांस लेने का मौका नहीं दे रहे। पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ दी है उन्होंने, नाक में दम कर रखा है, और वो कल वाले अटैक्स भी सेम चीज शोकेस करते हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें कि 5, जैसा मैंने आपसे बताया, टोटल 5 सेपरेटिस्ट अपराइजिंग्स अब तक होती हुई दिख चुकी हैं 1947 से लेकर आज तक। जो सबसे लेटेस्ट वाली है वो अर्ली 2000 टू बी स्पेसिफिक 2003 में स्टार्ट हुई, लगभग 22 साल हो चुके हैं इसे। इसका पहले फोकस यह था कि बलोचिस्तान के अंदर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच प्रोविंस भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ भी है। रीजन, क्योंकि वहां की नेचुरल रिसोर्सेज को वहां की लोकल पॉपुलेशन के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता, बलोचों के लिए यूज नहीं किया जाता। वो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से या तो किसी को बेच देता है, या उस डेवलपमेंट का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बलोचिस्तान तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड है। और उन्हीं रिसोर्सेज को कंट्रोल में लेने के लिए ये 2000 के बाद जो अपराइजिंग स्टार्ट हुई, इसलिए स्टार्ट हुई। लेकिन इवेंचुअली बलोचों को यह समझ में आया कि ये रिसोर्सेज का कंट्रोल तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक बलोचिस्तान कंप्लीटली आजाद ना हो जाए। तो जो एक अपराइजिंग शुरू हुई थी टू टेक कंट्रोल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वो कन्वर्ट हो गई, वो ट्रांजिशन हो गई इनटू अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तब से लेकर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, और जो उसकी जो फिदायीन यूनिट है मजीद, या फिर उसके अलावा जो उसकी फतह यूनिट देखने को मिल रही है, उसकी इंटेलिजेंस यूनिट देखने को मिल रही है, वो पूरी तरीके से बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जैसे रिजेंटमेंट बढ़ता गया, तो आपको देखने को मिल रहा है ये अर्ली 2000 में और ज्यादा डीपन होता जाएगा। इसका जो इंपैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर, जो चांसेस हैं बल्कनाइजेशन या पाकिस्तान के टूटने के, वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि बीएलए अपने आप को विद टाइम और ज्यादा स्ट्रेंथन करती हुई दिखेगी। एनालिस्ट का कहना है कि बलोच रेजिस्टेंट मूवमेंट को जो स्टार्ट किया गया था बलचमारी द्वारा, ये वेटरन है बलोच नेशनलिस्ट लीडर नवाब खैर बख्शमारी के, उनको लीड कर रहे थे। और रिबेलियन 2006 में और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया जब गवर्नमेंट ने परवेज मुशर्रफ, मिलिट्री रूल के अंदर जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नवाब अकबर बुख्ती को मार दिया था। नवाब अकबर बुख्ती बोलते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी बुचर ऑफ बलोचिस्तान है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज बलोचिस्तान के अंदर की हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये 2006 में ही क्यों शुरू हुआ? 2006 में पाकिस्तान ने बीएलए को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान जिनकी चाटुकारिता करता है, जैसे कंट्रीज लाइक यूएस, उन्होंने 2019 में बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। जबकि बीएलए जो है वो कंटिन्यूअसली ये कह रही है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहे हैं, हमारी औरतों का रेप किया जाता है, हमारे यहाँ आदमियों को मार दिया जाता है, कोई भी अगर अपनी राइट्स के बारे में आवाज उठाए तो उसे गायब कर दिया जाता है। अब सोचो, 10,000 से ज्यादा बलोच एक्टिविस्ट आज की डेट में अपने देश से बाहर रह रहे हैं, और बाहर रहने के बावजूद भी उनकी जान को खतरा है, वहां भी वो सेफ नहीं है। राइट, इससे पता चलता है कि डीप स्टेट जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसे मैं मिलिट्री बोलता हूं या जिसे जनरली मिलिट्री बोला जाता है, किस तरीके से वो अपनी आईएसआई को यूज कर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को यूज कर बलोच एक्टिविस्ट के आवाज को दूसरी कंट्रीज में भी दबाने की कोशिश कर रही है। इस ट्रेन हाईजैक केस में, या ये जो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं मिलिट्री कॉन्वॉय के अटैक में, आपको खुद नहीं लगता कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उससे कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? तुमने इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक कर दिया, तुम्हारी इंटेलिजेंस सो रही थी। इवेंचुअली तुम इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, व्हाट वाज योर इंटेलिजेंस डूइंग? तो तुम्हें किसको ब्लेम करना? अकाउंटेबिलिटी जिनकी है उनकी अकाउंटेबिलिटी रोड मत करो, दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन करके, दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके। अकाउंटेबिलिटी लो और फ्यूचर में ध्यान दो कि ऐसी चीजें रिपीट ना हो, अगर तुम सच में अपने देश को बचाना चाहता है पाकिस्तान, रेदर देन ब्लेम शिफ्टिंग, रेदर देन प्रोजेक्शन। हम ना एथिक्स के अंदर एक चीज पढ़ते हैं, एटीट्यूड के अंदर, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन के अंदर एक चीज होती है प्रोजेक्शन, कि अपनी ईगो को बचाने के लिए तुम कभी कभी अपनी गलती मानो ही मत। क्या करो, गलती किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दो। पाकिस्तान इज अ ब्लैटेंट केस ऑफ दैट। कभी भी वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं, वो ईगो डिफेंसिव फंक्शन के चलते प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है और ब्लेम शिफ्टिंग में बिलीव करता है। वो भी इस केस में वही करता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यह आती है कि बलोच एक्टिविस्ट, जैसा मैंने आपसे बताया, जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान से अलग अलग कंट्रीज में, उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी असैसिनेट किया जा रहा है।
2020 में ये जो सेंटर में आपको देखने को मिल रही है, इनका नाम है करीमा बलोच। इनको एसेसिनेट कर दिया गया था कनाडा के अंदर, और कैनेडियन पुलिस ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने से भी मना कर दिया था। साथ के साथ एक और बलोच एक्टिविस्ट स्वीडन में जो थे, एक और बलोच एक्टिविस्ट जो नॉर्वे में थे, उनको भी एसेसिनेट किया गया। सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? जब बलोच एक्टिविस्ट को मारा जा रहा है दूसरे देश में, तो अपने आप तो सुसाइड तो कर नहीं रहे हो, कोई ना कोई तो मार ही रहा है। तो इसके ऊपर अब तक सवाल क्यों नहीं उठाए गए? ग्लोबल मीडिया चुप क्यों है? जो बलोचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहे हैं उसमें चुप्पी साध के क्यों बैठी है ग्लोबल मीडिया? इसका जवाब ढूंढते हैं हम अगली स्लाइड में। देखो, ग्लोबल मीडिया का सीधा सीधा कहना है, पैलेस्टीन में कुछ होगा तो ऑल आइज ऑन रफा, कश्मीर में कुछ होगा ऑल आइज ऑन कश्मीर, गाजा में हो रहा है तो जी गाजा 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 गाजा। मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखते हो क्या? चाइना के अंदर जिंजियांग रीजन में जो उइघुर मुस्लिम्स के साथ चल रहा है, उसके ऊपर एक सवाल नहीं उठाया जाता, उस पर कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं चाइना के साथ। पाकिस्तान जो बांग्लादेश में करके आया 1971 में, और जो पाकिस्तान आज भी बलोचिस्तान के अंदर कर रहा है, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों? क्योंकि वेस्ट के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ। कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और यही मेन कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया वो एकदम चुप्पी साथ जाती है जब भी बलोचिस्तान के अंदर आप बात करते हो किसी भी तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की या किसी भी तरीके की एट्रोसिटीज ऑन द लोकल पॉपुलेशन। यूएस के इंटरेस्ट बलोचिस्तान के अंदर, इसको समझने के लिए आपको मैप देखने की जरूरत है। देखो, ये वाला जो पूरा रीजन देखने को मिल रहा है, यह है बलोचिस्तान, दिस इज ईरान। आपको पता है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने पूरी तरीके से वॉर ब्रोकरेज का काम किया था, पावर ब्रोकरेज का काम किया था। आसान भाषा में वॉर में उस यूएस अफगानिस्तान वॉर में दलाल का काम किया था। क्यों? अपने बेसिस प्रोवाइड कराए थे यूएस को, जिससे वो तालिबान के अगेंस्ट अपनी फाइट कंटिन्यू रख सके। आज की डेट में अफगानिस्तान तो चला गया, लेकिन आज भी ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, ईरान को सराउंड करना चाहता है यूएस। इसलिए वो चाहता है कि अगर बलोचिस्तान पाकिस्तान के पास रहेगा, और जो यहां बेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें देखने को मिल रहा है शामसी केस है, शामसी एयरबेस है। इसके अलावा आपको एक और एयरबेस देखने को मिलता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं सामजुंगली एयरबेस और शामसी एयरबेस। ये दो ऐसे एयरबेस हैं। सामजुंगली में आज की डेट में आपको यूएस एयरफोर्स नहीं देखने को मिलती है, यूएस मिलिट्री ट्रूप्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब चाहे वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शामसी एयरबेस में आज भी आपको यूएस का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी उसे देखने को मिल जाती है। वो यूएस को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है कि अगर उसे ईरान को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना होगा तो बलोचिस्तान में इन बेसिस को यूज करके वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले बलोचिस्तान के अंदर, यूएस चूं तक नहीं करता, यूएस एक आवाज नहीं उठाता। और इसी वजह से आपको ग्लोबल मीडिया भी शांत देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके का आपको इंटेंसिफिकेशन ऑफ न्यूज नहीं देखने को मिलेगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में बात होती हुई नहीं दिखेंगी। और ये लोग जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, ये पिसते रहेंगे, और अगर ये खुद आवाज उठाते हैं तो इनको टेररिस्ट नाम से डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है वही कश्मीर में चल रहा है, एक बार आप इंडियन कश्मीर आके देखो, आपको पता चलेगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, आपको पता चलेगा लेवल ऑफ टूरिज्म क्या होता है, और किस तरीके से आप इलेक्शंस कंडक्ट कराते हो, पॉलिटिकल इलेक्शंस, सिलेक्शन के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए। क्योंकि आपके देश में इलेक्शन को कोई जानकारी नहीं है। आपके देश में अगर कोई पीएम मिलिट्री का अगेंस्ट चला जाता है ना, वो जेल में बैठा हुआ मिलता है। एक परवेज मुशर्रफ वो अपनी जान बचा के देश से भाग गया था, एक इमरान खान वो अभी भी जेल में ही बैठा हुआ है। अब ये जो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के ऊपर आपने करप्शन के केस लगा दिए। शहबाज शरीफ जो उनके भाई हैं, ये भी तभी तक टिके हुए हैं जब तक ये मिलिट्री की चाटुकारिता कर रहे हैं, उसके बाद इनको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा दूध में मक्की की तरह, राइट। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक डेमोक्रेसी में बोलना छोड़ो, आप एक रेस्पॉन्सिबल नेशन नहीं हो, तो आपके एलिगेशंस किसी भी तरीके से बेबुनियाद हैं। अपने ऊपर देखने की कोशिश करो, अपने ऊपर आपको खुद को एनालाइज करने की कोशिश करो। जैसे आपका एक समझदार पड़ोसी मुल्क भारत आपसे बोल रहा है कि इंटरनल एस्पेक्ट्स पे एनालिसिस करो, रेदर देन हमें ब्लेम करने की जगह हमें ब्लेम करने से आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आई गेस आप समझ चुके होंगे कि क्यों बलूचिस्तान यूएस के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और क्यों बलूचिस्तान में हो रही एट्रोसिटीज के बावजूद यूएस किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करता। वैसे वो डेमोक्रेसी की आवाज है, वैसे वो ह्यूमन राइट्स की आवाज है, लेकिन ओनली अबाउट द कन्वीनियंस। जब उसे मिडिल ईस्ट में तख्ता पलट कराना होता है, जब उसे गद्दाफी को मारना होता है, तब वो डेमोक्रेसी की आवाज उठाएगा। जब उसे सद्दाम हुसैन को मारना है, तब वो डेमोक्रेसी की आवाज उठाएगा। बशर अल असद को हटाना है, तब डेमोक्रेसी पिक्चर में आएगी। लेकिन बलूचिस्तान में जहां उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वहां डेमोक्रेसी पिक्चर में नहीं आएगी। इसे कहते हैं हम हिपोक्रेसी। और यूएस को ऐसे ही यूनाइटेड स्नेक्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा जाता, उसकी हिपोक्रेसी की वजह से यूनाइटेड स्नेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, राइट। मूविंग ऑन, एक और एंगल है चाइना का इंटरेस्ट। बलूचिस्तान के अंदर चाइना का एक ह्यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। रीजन,
बलोचिस्तान में जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो आपको ग्वादर पे कनेक्टेड दिखता है ना, देखो अगर ये ग्वादर नहीं होता तो चाइना को अरेबियन सी या इंडियन ओशन में आने के लिए पूरा साउथ चाइना सी क्रॉस करके, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके फिर वो अरेबियन सी तक पहुंच सकता था। और यहां इंडिया ने अपने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बना रखे हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हो ग्रेट निकोबार के अंदर, चाहे वो चांगी नेवल बेस हो सिंगापुर के अंदर, चाहे वो बेसिकली आपको देखने को मिल जा रहा है हमने जो मॉरिशस के अंदर आगा लेगा ले रखा है। अदर देन दैट जो रियूनियन आइलैंड फ्रांस हमें सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है, यूएस हमें डिएगो गार्सिया के थ्रू सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है। तो उसके लिए सबसे आसान क्या है कि एक सीपैक बनाओ, ग्वादर तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी पर पहुंचाओ और सीधे एक्सेस कर लो इंडियन ओशन को। लेकिन ये ग्वादर कहां है? ये ग्वादर है बलोचिस्तान के अंदर, और सीपैक आज की डेट में नॉन फंक्शनल है। रीजन बीइंग क्योंकि पाकिस्तान इस सीपैक के थ्रू बलोचिस्तान की रिसोर्सेज चाइना को बेच रहा है। चाइना के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो ना तो यूएस बोलेगा कुछ बलोचिस्तान में अगर कुछ गलत होता भी है या पाक आर्मी कुछ गलत करती है, और ना ही चाइना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से कुछ उसके अगेंस्ट बोलेगा। यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पिस कौन रहा है? बलोची जनता, जो बलोचिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं वो पिस रहे हैं। माना ग्लोबल मीडिया आवाज नहीं उठाएगी, इंडियन मीडिया इस पर आवाज उठाती रहेगी। हम आपके पास एक न्यूज इंफॉर्मेशन के तौर पर लाते रहेंगे जिससे आपको रियलिटी पता चल सके, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक क्लियरर पिक्चर आ सके कि आखिर बलोचिस्तान में चल क्या रहा है और चल क्यों रहा है। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि बलोचिस्तान में जो हुए हमले के लिए एलिज किया जा रहा है इंडिया को, कैसे वो बेबुनियाद है और क्यों यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज चुप बैठी हैं, क्यों ग्लोबल मीडिया चुप बैठी है, किस तरीके से हमारे पास जब मौका था तब भी हमने बलूचिस्तान को अपने में मिलाने की कोशिश नहीं करी, और दूसरी चीज कैसे बलूचिस्तान के अंदर बीएलए फंक्शन कर रही है और किस तरीके की एट्रोसिटीज पाकिस्तानी आर्मी वहां आपको करती हुई दिख जाती है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।